आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट पीएस के बारे में। पीएस का मतलब होता है पर्सनल सेक्रेटरी यानी निजी सचिव। जैसा कि आपको पता है जो एपीएस था उसका पद समाप्त कर दिया गया है और पीएस कर दिया गया है, मतलब 5400 ग्रेड पे की नौकरी आपको देखने को मिलेगी। जिन भी एस्पिरेंट ने इंग्लिश का शॉर्ट हैंड कर रखा है उनके लिए ये मान के चलिए शॉर्ट हैंड वालों का ये आईएएस है, तो इसलिए बढ़िया तरीके से तैयारी में लग जाओ, जी तोड़ मेहनत करो, शॉर्ट हैंड की अच्छे से प्रैक्टिस करो, इंग्लिश की टाइपिंग करो और जीके जीएस की बेहतरीन तैयारी करो। क्योंकि जीके जीएस जब आपका नहीं निकलेगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन जो आता है उसमें यही सब होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस। तो अगर वो पेपर आप नहीं निकाल पाते हैं तो स्किल का कोई मतलब नहीं। यूपी जीके, हिस्ट्री, ये सारे लेक्चर हम जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू प्लस थ्योरी के साथ में। जो भी लेक्चर ले जाएंगे उसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाएंगे और वीडियो की लिंक भी टेलीग्राम पे ही देंगे, तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए जैसा कि मैंने बता दिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो पीएस की वैकेंसी आ रही ना, ये आपके शॉर्ट हैंड वालों का आईएएस है। ठीक, आईएएस क्या होता है पता ही आपको। डायरेक्ट 5400 ग्रेड पे की नौकरी आपको मिलेगी। बहुत ही भौकाली पोस्ट होने वाली है। जज का जो भी काम है आप ही को देखना है। किसी को जज से मिलना है, अपॉइंटमेंट लेना है, कुछ भी करना है तो सारी चीज आपके जरिए से ही होगी। तो आप समझ सकते हैं जज के बाद दूसरी पावर आप ही होंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट पीएस की जो वैकेंसी आएगी उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो क्वालिफिकेशन में सिंपल ग्रेजुएशन मांगा जाएगा। मतलब अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी कर रखा है तो ग्रेजुएशन ही माना जाता है। तो सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ में उम्र जो आपकी होनी चाहिए मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 35 ईयर। मतलब ये जनरल वालों के लिए है। ओबीसी, एससी, एसटी को छूट मिलती है 5 साल की, तो आप जोड़ लेंगे इसमें। मतलब ओबीसी के लिए तो मैक्सिमम 40 हो जाएगा, एससी एसटी है तो वो भी 40 हो जाएगा, लेकिन जनरल वालों के लिए किससे 35 है, इतना ध्यान रखना आप। तीसरी चीज आपका क्या मांगा जाएगा, ट्रिपल सी मांगा जाएगा। फिलहाल जो आपका एपीएस का पेपर पहले होता था उसमें ट्रिपल सी वगैरह नहीं मांगा जाता था, लेकिन इस बार ट्रिपल सी मांग सकते, इतना मान के चलिए। बहुत सारे एस्पिरेंट का क्वेश्चन है कि ओ लेवल मांगा जाएगा क्या, तो ऐसी फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि ओ लेवल मांगा जाएगा, क्योंकि ओ लेवल मांगे जाने का कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं बनता। क्योंकि स्किल की जॉब आपकी ऑलरेडी है, टाइपिंग वगैरह करवाएंगे, जजमेंट तैयार करना होता है, तो जजमेंट तैयार करने में ओ लेवल का कोई काम नहीं है। हाँ, ट्रिपल सी मांग सकते हैं कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज की वजह से। नोटिफिकेशन फिलहाल 1 से 1.5 महीने में आ जाएगा, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, तो इसमें ट्रिपल सी मांगे जाने की संभावना है। और साथ में आपका इंग्लिश का शॉर्ट हैंड मांगा जाएगा। जो एपीएस पहले होता था उसमें 100 WPM की स्पीड मांगी जाती थी, लेकिन क्योंकि ये पीएस की वैकेंसी है तो हो सकता है 20 WPM स्पीड बढ़ा दी जाए। अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना है। तो इस हिसाब से आप समझ के चलेंगे 100 से 120 WPM की होनी चाहिए। भाई जिसकी 100 ऑलरेडी होगी तो 3-4 महीने में बढ़ा देगा। अब देखिए हिंदी की वैकेंसी आती कि नहीं आती, इस पर भी कंफ्यूजन है, क्योंकि जो टेंडर जारी हुआ उसमें इंग्लिश का ही ज्यादातर सिस्टम दिया गया है। अगर हिंदी की वैकेंसी आती है तो हिंदी का स्टेनो मांगा जाएगा। 80 WPM की स्पीड एपीएस में मांगी जाती थी, तो इसमें हो सकता है 100 WPM की मांगे। साथ में इंग्लिश की टाइपिंग 40 WPM की आपकी होनी चाहिए, और हिंदी की अगर वैकेंसी आती है तो हिंदी की 30 WPM की स्पीड आपकी होनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई आपके क्वालिफिकेशन की। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होगा। देखिए एग्जाम पैटर्न का मामला यह है कि आपका 3 स्टेज में एग्जाम कराया जाएगा। फर्स्ट स्टेज होगा, सेकेंड स्टेज होगा और थर्ड स्टेज होगा। अब जो आपका फर्स्ट स्टेज है इसमें भी 3 पार्ट होंगे। फर्स्ट स्टेज में आपके पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा और पार्ट सी होगा। अब पार्ट ए में क्या होगा, तो पार्ट ए में जनरल स्टडीज का एक पेपर होगा, और ये जो है 150 क्वेश्चन होंगे इसमें, और 150 नंबर के होंगे। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक, और ये जो है सीबीटी होगा। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन होगा, आपको पेपर दिया जाएगा, ओएमआर सीट आपको भरनी है, ऐसा कुछ नहीं। सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, 2 घंटे का समय। एपीएस में यही होता था। हो सकता है नंबर वगैरह में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिले, लेकिन फिलहाल पार्ट ए आपका जनरल स्टडीज का ही पेपर होगा। जो टेंडर जारी हुआ है उसमें भी यही सारी चीजें हैं। टेंडर का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल दिया है, जाकर के आप देख सकते हैं। पार्ट ए में जनरल स्टडीज होगा, इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, सेंसस, करंट अफेयर, इंग्लिश, हिंदी, मैथ के 1-2 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, तो सारा खिचड़ी वाला सिलेबस है। अगर आपको अच्छे से जीके डीएस कंप्लीट करना है तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जो भी लेक्चर लिए जाते हैं उसकी लिंक हम वहीं पे प्रोवाइड करवाते हैं, और सिलेबस का पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम पे डाल रखा है। टेलीग्राम जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, उसमें सिलेबस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर पीएस, एपीएस जो भी हुए हैं आपके 2013, 15, 17 जो भी हुए हैं,
सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। और जो लोग इंग्लिश स्टेनो की पीडीएफ चाहते हैं वो भी मैंने डाल दी है। जीडी बिस्ट करके एक होते हैं और पिटमैन, दोनों डाल दिए मैंने टेलीग्राम पे, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस अगर आपको करना है। अब देखिए जैसे ही आपका पार्ट ए हो जाएगा, ठीक, पार्ट ए आपका क्या है, जनरल स्टडीज का पेपर होगा, सीबीटी, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो जैसे ही वो कंप्लीट होगा उसके बाद 15 मिनट का आपको गैप दिया जाएगा कि 15 मिनट आप आराम कर लीजिए, थोड़ा रिलैक्स करिए। और जैसे ही आपके 15 मिनट बीत जाएंगे, फर्स्ट स्टेज में ही पार्ट बी का जो है एग्जाम आपका होगा। तो ये आपका होगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, ठीक, और ये सीबीटी होगा। अब देखिए इसमें होगा क्या, आपको एक जजमेंट दे दिया जाएगा, ऐसे होगा, ठीक, जजमेंट हार्ड कॉपी दी जाएगी जहां तक संभवतः, और उसको आपको जो है एज इट इज जो है टाइप करना है, जैसा कि उन्होंने दिया ना उसी तरीके से आपको कंप्यूटर पे टाइप करना होगा। जजमेंट में कहीं बोल्ड अक्षर होते हैं, कहीं इटैलिक होता है, कहीं एड्रेस होता है, कहीं स्पेस दे दिया, कहीं कामा लगा है, कहीं पे न्यूमेरिकल वैल्यू हैं। तो सारी चीज़ें देख के जैसा कि फॉर्मेट उनका है उसी तरीके से आपको टाइप करना है। और ये आपका होता है 50 नंबर का, 50 नंबर का ये आपका पार्ट बी होगा। वो आपका 150 हुआ था, ये 50 नंबर का है। 15 मिनट का टाइम होगा, 15 मिनट में ही आपको टोटल फॉर्मेट टाइप करना है अपने कंप्यूटर पे जो उन्होंने दिया है जजमेंट। तो जैसे ही आपका हो जाएगा फिर से आपको 15 मिनट का गैप दिया जाएगा कि भाई 15 मिनट आप आराम करिए, अभी पूरी कहानी बाकी है। उसके बाद में फर्स्ट स्टेज में ही पार्ट सी होगा। पार्ट सी में सब्जेक्टिव टाइप ट्रांसलेशन टेस्ट होगा। इसमें होगा क्या, देखिए इसमें जो इंग्लिश स्टेनो की वैकेंसी आएगी, ज़्यादातर हिंदी की संभावना कम है, लेकिन देखिए 4-5 वैकेंसी कुछ दे सकते हैं क्योंकि टेंडर में भी ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो समझ सकते हैं आप। तो इंग्लिश वाले जो हैं जिन्होंने इंग्लिश का स्टेनो अच्छे से सीख रखा है, उनकी जो फेवरेट बुक होती है पिटमैन बुक होती है, उसी से ज़्यादातर लोग सीखते हैं। और जीडी बिस्ट करके भी एक बुक होती है, उससे भी सीखते हैं। तो पिटमैन नाम की जो बुक है ना, इसमें से एक चैप्टर उठा के दे देंगे, भाई ये फलाना चैप्टर है, ठीक, 139 चैप्टर है, 147 चैप्टर है। तो उसमें जो भी चैप्टर है पिटमैन बुक में उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जो भी लिखा है उसे पढ़िए समझिए। तो उसमें जो शॉर्ट हैंड में लिखा होगा इस तरीके से, ठीक, जो शॉर्ट हैंड समझते हैं वो पता होगा उन्हें, इस तरीके से सब लिखा होता है। मतलब इसको पढ़ना है, इसको पढ़ेंगे आप, पढ़ करके फिर उसे टाइप करेंगे। इसके लिए आपको आधे घंटे का समय दिया जाएगा, 30 मिनट का समय दिया जाता है। 30 मिनट में आपको जो भी आपको पैराग्राफ दिया गया है, जो भी चैप्टर दिया गया है पिटमैन बुक से, उसको टाइप करना है। ये भी आपका 50 नंबर का होता है। तो टोटल अगर आप देखते हैं तो 150 नंबर का जनरल स्टडीज का हुआ, 50 नंबर आपका हुआ है जजमेंट टाइपिंग, और 50 नंबर आपका हुआ है ये सब्जेक्टिव टाइप ट्रांसलेशन टेस्ट, मतलब शॉर्ट हैंड वाला। तो टोटल यहाँ पे 250 नंबर का पेपर होगा फर्स्ट स्टेज में, इतना मान के चलिए, ठीक। तो ये आपका फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया। इसके बाद में कुछ दिन का समय मिलेगा आपको। इसमें जो लोग क्वालिफाई होंगे वो सेकेंड स्टेज में जाएंगे, और सेकेंड स्टेज में आपका होगा शॉर्ट हैंड डिक्टेशन टेस्ट। अब इसमें क्या होगा, इसमें इंग्लिश में एक पैसेज बोलेंगे वो, ठीक, वो पैसेज बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, आपको जो है शॉर्ट हैंड में लिखना है, जो भी आपने सीख रखा है ऐसे लिखेंगे अपना। 5 मिनट तक वो बोलेंगे। अगर 100 WPM की स्पीड मांगेंगे तो लगभग 500 वर्ड बोलेंगे। अगर 120 WPM की स्पीड मांगेंगे तो ये मान के चलिए कि 120 की स्पीड से बोलेंगे, मतलब पर मिनट 120 वर्ड वो बोलेंगे। तो उसको आप शॉर्ट हैंड में 5 मिनट में लिखेंगे, और लिखने के बाद में आपको टाइम दिया जाएगा आधे घंटे का। उस आधे घंटे में आपको क्या करना है, टाइप करना है कंप्यूटर पे जो आपने लिखा है, और कंप्यूटर पे टाइप करने के बाद सबमिट कर देंगे। ये जो टेस्ट होगा 150 नंबर का होगा। तो 250 हुआ और 150 ये हुआ, तो 250 प्लस 150 ये आपका 400 हो गया। अभी देखिए पीएस की वैकेंसी है, 5400 ग्रेड पे की नौकरी है, तो इसमें इंटरव्यू भी हो सकता है, ठीक, इंटरव्यू आपका होने की संभावना है। तो इंटरव्यू जब होगा तो उसके भी कुछ नंबर होंगे, जाहिर सी बात है। 50 नंबर का हो सकता है इंटरव्यू हो, या 100 नंबर का करवा दें तो अलग बात है। अब ये चीज़ें नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होंगी। नोटिफिकेशन आपका जल्दी आ जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल जो आपके 2 स्टेज हैं ये यही होने वाले हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें बस यही परिवर्तन हो सकता है कि नंबर इधर उधर कर सकते हैं। भाई 150 नंबर का जीएस का पेपर है तो 200 कर दें, जजमेंट टाइपिंग 100 नंबर कर दें, शॉर्ट हैंड डिक्टेशन टेस्ट भी 100 नंबर का कर दें, तो ये सब कर सकते हैं।
लेकिन जो फर्स्ट स्टेज है आपका, सेकंड स्टेज है, यही चीजें करवाई जाएंगी आपसे, इतना मान के चलिए। थर्ड स्टेज में संभवतः आपका इंटरव्यू हो सकता है, वो आपका नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा। देखिए बात कर लेते हैं SCPS की सैलरी की, क्योंकि सैलरी ही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है किसी भी नौकरी की तैयारी के लिए। SCPS का जो ग्रेड पे है 5400 है, पे लेवल 10 है, मिनिमम बेसिक पे आपका 56,100 है, मैक्सिमम बेसिक पे आपका 1,77,600 रुपए है। तो मिनिमम बेसिक पे ही आपकी सैलरी काउंट होती है, जो कि आपका 56,100 रुपए है। इस पर ही आपका DNS अलाउंस यानी महंगाई भत्ता लगता है। 58% आपका DA है, लेकिन इसी जनवरी में 62% हो जाएगा। तो 56,100 का जब आप 62% निकालेंगे तो 34,782 रुपए आएगा। इसके साथ ही आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, यानी मकान किराया भत्ता मिलेगा 6300 रुपए का। साथ में ड्रेस अलाउंस 500 रुपए, स्पेशल अलाउंस 1300 रुपए, और इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो 98,982 रुपए आपका बनेगा। अभी मैं एड पे कमीशन की बात करूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो 98,982 रुपए आपका बना, जो कि टोटल सैलरी है। लेकिन अभी एड पे कमीशन आपका 1 जनवरी 2026 से लागू होना था, लेकिन कमेटी ने रिपोर्ट वगैरह नहीं दी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 जनवरी 2026 से आपका एड पे कमीशन का पैसा नहीं मिलेगा। जो सेंट्रल एम्प्लॉई हैं उनको मिलना ही मिलना है। कमेटी अपनी रिपोर्ट मान के चलिए 1 साल के अंदर अंदर सौंप देगी। 1 जनवरी 2027 तक अगर दे देगी रिपोर्ट, तो पिछला जो भी 1 साल का बाकी बचेगा, मान लीजिए कि 1 लाख सैलरी मिल रही है 1 जनवरी 2026 से जो भी सेंट्रल एम्प्लॉय हैं, लेकिन एड पे कमीशन लागू होता तो 1,20,000 मिलता, तो 20,000 को 12 महीने से गुणा किया जाएगा, और जो भी एक्स्ट्रा आपके पैसे बनेंगे सेंट्रल एम्प्लॉय के बनेंगे, वो जो है डिवीजन में या एक मुश्त करके आपको दिया जाएगा 2027 से। तो ये बात हो गई सेंट्रल एम्प्लॉय की। अगर स्टेट की बात करें तो जब भी सेंट्रल में लागू होता है उसके 6 महीने के बाद में लगभग स्टेट में भी लागू होता है। यूपी के केस में आप मान सकते हैं, अदर स्टेट में थोड़ा डिले भी हो सकता है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसी नौकरी है तो उसमें डिले नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। तो अभी आपका नोटिफिकेशन आएगा, जब तक आप ज्वाइनिंग लेंगे तो ये मान के चलिए आप एस्ट पे कमीशन में ही ज्वाइनिंग लेंगे। भले एस्ट पे कमीशन की रिपोर्ट 1 जनवरी 2027 को है, इससे आपको मतलब नहीं है। तो जो आपका 56,100 रुपए बेसिक पे है, फिटमेंट फैक्टर मिनिमम अगर 2 लगेगा, क्योंकि बात तो 2.15 की भी चल रही है कि भाई ज्यादातर जो लोग बता रहे हैं 2.15 बता रहे हैं कि उतना लगना है, लेकिन 2 ही आप लेकर चलिए। तो जो आपका नया बेसिक पे बनेगा एड पे कमीशन के बाद में, वो आपका 1,12,200 रुपए बन जाएगा, क्योंकि 56,100 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही बनेगा। और जब आपका नया बेसिक पे बन गया तो DNS अलाउंस यानी महंगाई भत्ता 0 हो जाएगा। HRA आपको 6300 मिलता ही मिलता है। HRA में भी बढ़ोतरी होगी, लेकिन हम यहाँ पे 6300 ही लेकर चलते हैं। ड्रेस अलाउंस भी 500 रुपए और 1300 रुपए आपका स्पेशल अलाउंस। 1,20,300 रुपए की टोटल सैलरी आपकी बनेगी। सबसे पहले तो NPS की कटौती होती है, यानी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपका जो टोटल बेसिक पे प्लस DA होता है उसका 10% काटा जाता है। क्योंकि DA ऑलरेडी 0 हो गया है, तो 1,12,200 का जब आप 10% निकालेंगे तो 11,220 रुपए आएगा। तो हम यहाँ पे 11,000 एवरेज मान के चलते हैं। इसके साथ ही आपका इनकम टैक्स भी कटेगा, क्योंकि आप जो हैं साल में 15 लाख रुपए के करीब कमा रहे हैं और 12 लाख तक ही छूट है। 15 लाख पर अगर आप निकालेंगे सब कुछ तो लगभग 88 से 90,000 रुपए साल में आपके इनकम टैक्स के कटेंगे। तो अगर मंथली देखते हैं तो लगभग 7300 रुपए मंथली आपके इनकम टैक्स के भी कटेंगे। तो 11,000 प्लस 7300 और 200 रुपए GIS यानी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का, तो टोटल 18,500 रुपए की कटौती होगी। अब देखिए जो NPS में कटता है वो आपको एक मुश्त मिलता है, जितना सरकार काटती है उतना ही जमा करती है, और जब आप रिटायर होते हैं तो इकट्ठा वो सारा पैसा आपको मिलता ही मिलता है। हाँ, जो इनकम टैक्स का कटेगा वो आपको नहीं मिलेगा। तो 1,20,300 में से जब आप 18,500 निकालेंगे तो 1,01,800 रुपये आएगा। ये आपकी इनहैंड सैलरी होगी। टोटल सैलरी तो आपकी 1,20,000 प्लस है, लेकिन इनहैंड सैलरी ही आपको 1 लाख प्लस मिलेगी। और इसके बाद ये भी सोचिए कि एड पे कमीशन आने के बाद DNS अलाउंस हर 6 महीने में फिर से आपका बढ़ने लगेगा, तो 10% के करीब सैलरी हर साल आपकी बढ़ेगी। 1,20,000 का 10% निकालिए 12,000 होता है, तो 10 से 12,000 रुपए सैलरी हर साल आपकी बढ़नी है। 5 साल के भीतर आपकी सैलरी 2 लाख के करीब होगी, इतना मान के चलिए। तो काफी बड़ा मोटिवेशन है सैलरी के लिहाज से भी। बढ़िया तरीके से तैयारी करिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए। अब देखिए बात कर लेते हैं हॉलीडे, कितनी छुट्टियां मिलती हैं। देखिए संडे की छुट्टी आपको मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। सेकेंड सैटरडे भी आपका ऑफ रहता है, तो सेकेंड सैटरडे की भी छुट्टी मिलेगी।
इसके साथ ही आपको समर वेकेशन की 15 छुट्टियां मिलेंगी, जो कहीं भी किसी भी विभाग में नहीं मिलती, लेकिन आपको हाई कोर्ट में मिलेंगी। मतलब छुट्टियों का खजाना है हाई कोर्ट, इतना मान के चलिए। विंटर वेकेशन मतलब ठंडियों की 10 छुट्टियां मिलती हैं, तो 10 छुट्टियां आपकी ये भी हो गई। इसके साथ ही 14 आपको सीएल मिलेंगी। सीएल मतलब कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश। आप बीमार हो गए, कुछ हो गए, तो फिर आप वो ले सकते हैं। इसके साथ ही ईएल आपको 31 मिलते हैं। ईएल मतलब अर्न लीव होता है, अर्जित अवकाश होता है। अर्न लीव का मतलब ये नहीं होता कि आप पैसे दे करके छुट्टी खरीदते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर आपने वो छुट्टी नहीं ली तो उसके पैसे आपको मिलेंगे। भाई साल में 31 छुट्टियां आपको मिलनी है ईएल की, जो कि 1 जनवरी को 15 छुट्टियां आपकी लागू हो जाएंगी और 1 जुलाई से 16 छुट्टियां लागू हो जाएंगी। तो अगर आप वो नहीं लेते तो उसके आपको पैसे मिलेंगे। मतलब जो भी आपकी सैलरी होगी 31 मतलब 1 मंथ हो गया, तो 1,20,000 30,000 आपको मिलेगा। ईएल आप कितने जमा कर सकते हैं? 300 ईएल आप अपना जमा कर सकते हैं, इतना मान के चलिए। मतलब 10 साल के ईएल आप इकट्ठा जमा कर सकते हैं। तो ये भी फायदा है कि भाई 10 साल तक आप छुट्टी नहीं लेते ईएल वाली, तो आपको 1 साल की सैलरी आपको फ्री में मिलेगी। मतलब 300 छुट्टियों का कलेक्शन आप कर सकते हैं। इसके साथ ही मेडिकल लीव भी आपको मिलता है 365 दिन का, उसमें भी आपको पूरी सैलरी मिलेगी। होली दीपावली जो भी आपके त्यौहार होते हैं उसमें आपको छुट्टी मिलनी ही मिलनी है। तो काफ़ी अच्छी खासी छुट्टी होती है, बढ़िया तरीके से एंजॉय करेंगे आप। सिलेक्शन लेना है बस आपको। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब आप पीएस बन जाएंगे तो आप काम क्या करेंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आपका यही होगा, भाई करना क्या है? इतनी सैलरी मिल रही, इतनी छुट्टी मिल रही, तो कुछ तो काम कराएंगे ही, जाहिर सी बातें कराएंगे। तो सब कुछ काम आपको करना है जज के अंडर। मतलब जो जज होंगे, जज साहब होंगे, इन्हीं के अंडर में आपको काम करना है। कोर्ट का कोई भी न्यायिक काम है, जजमेंट तैयार करना, आर्डर तैयार करना है आपको। जज साहब जो भी बोल रहे हैं, तो स्टेनो आपने सीख रखी है तो आपको लिखना पड़ेगा, लिख करके जाके टाइप करना पड़ेगा। वो जजमेंट आप तैयार करेंगे, आर्डर अगर उन्होंने दिया है तो आर्डर तैयार करेंगे। देखते नहीं आप हाई कोर्ट में क्या होता है, आर्डर देते हैं कि इनको ये सजा दी गई, ये सजा दी गई, तो वो चीज़ जो है आपको बढ़िया तरीके से शॉर्ट हैंड में लिखनी है, जा करके टाइप करना है। उसके बाद में कोई जज साहब से मिलना चाह रहा है कि भाई हमें मिलवा दो जज साहब से, तो आप ही मिलवाएंगे, आप ही का काम है। एसडीएम मिलना चाह रहा है, डीएम मिलना चाह रहा है, कोई मंत्री मिलना चाह रहा है, तो आप ही के जरिए से अपॉइंटमेंट होगा जज साहब से मिलने का। अब जहाँ जज साहब जाएंगे वहाँ आपको जाना भी पड़ेगा, तो ये भी आपकी ड्यूटी है। कोई मीटिंग वगैरह अरेंज करवानी, कुछ भी करवाना है, तो वो भी आपको जिम्मेदारी दी जाएगी। ज़्यादातर जज साहब होते हैं उनके पास 2 से 3 पीएस होते हैं, किसी किसी जज के पास 1 ही पीएस होता है। जैसा जज होता है, मतलब ज़्यादा बड़ा जज है भाई तो 2 से 3 पीएस लगते हैं, सब लगे हुए हैं उनके काम में। और छोटा जज है कोई तो 1 ही पीएस में काम चल जाता है। तो यही सब काम होता है। फिलहाल जब आप पहुंचेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। देखिए प्रमोशन की बात करें उससे पहले आपको बता दें, 5400 ग्रेड पे की जॉब ऑलरेडी आपको मिल रही है। इसके बाद आप सोच सकते हैं कितनी बढ़ोतरी होगी आपकी। पीएस पे आप सिलेक्ट होंगे, पीएस के बाद आप सेक्शन ऑफिसर बनेंगे, उसके बाद में पीएस कम एआर बनेंगे। एआर का मतलब हो गया असिस्टेंट रजिस्ट्रार। उसके बाद पीएस कम डीआर बनेंगे, मतलब डिप्टी रजिस्ट्रार। फिर पीएस कम जेआर मतलब ज्वाइंट रजिस्ट्रार। उसके बाद में पीएस कम आर बनेंगे, मतलब रजिस्ट्रार। तो बहुत बढ़िया नौकरी है, फुल भौकाली नौकरी है। मतलब आप सोच सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई चपरासी भी लग जाता है जज साहब का, या इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही लग गया तो कहता भैया हम यहाँ पे कार्यरत हैं, हम चपरासी लग गए, उसका रुतबा होता है। आप तो भैया जज साहब के बाद आप ही की पावर है सारी, इतना मान के चलिए। सारे काम आपके जरिए से होंगे, डीएम एसडीएम सबसे आपका संपर्क होगा। बढ़िया तरीके से जी तोड़ मेहनत करिए। जीके जीएस के लेक्चर चल रहे हैं और उसे बढ़िया तरीके से कंप्लीट करिए। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, अच्छे से तैयारी करनी है तो युद्ध स्तर की तैयारी हम जीके जीएस की करवाने वाले हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, बढ़िया तरीके से मन लगा के पढ़ाई करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।